जोगी जी को प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती है। नफरत फैलाने वाले 69,000 भर्ती में जिस तरह का घोटाला हुआ है, वह गाय की सेवा नहीं करते हैं, गाय माता को वोट मांगने की मशीन समझते हैं। निरहुआ ने आजम के लोगों का सम्मान गिराने का काम किया है। कभी मनबड़ कर करके महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा मित्र परेशान है। रोडवेज कब शुरू करा रहे हैं? विपणन केंद्र कब सही तरीके से क्रियान्वयन होगा, उसका कब से चलेगा? जोगी जी को पसंद नहीं है लोगों को एक साथ रहना, तो उन्होंने सारस को बंदी बना लिया। कानून व्यवस्था फिर चल रही है, बेकारी बढ़ रही है, किसानों का गन्ना का भुगतान बकाया है। सरकार अगर चाहेगी तो प्रेम करने वालों को दूर नहीं कर सकती है। नमस्कार, बदलेगा भारत पर अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। 2024 का लोकसभा चुनाव कुछ महीने शेष रह गए हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और बात करें उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी का, उसके मुखिया लगातार कई प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं। एक तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कवायद में अखिलेश यादव जुटे हैं और साथ ही साथ ये दावा कर रहे हैं कि हम 50 से ज़्यादा सीटें जीत करके इस बार उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी को केंद्र की सत्ता में जाने से रोक देंगे। इसी बात को समझने के लिए हमने समाजवादी पार्टी के मुबारकपुर विधानसभा के विधायक अखिलेश यादव जी को आमंत्रित किया है। मेरी दाहिनी तरफ खड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पहला मेरा सर सवाल आपसे यही है कि अखिलेश जी ने जो ये 24 के चुनाव के पहले एक नई हवा चला दी है कि 50 सीटें हम कम से कम जीतने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं और इसी की बदौलत उत्तर प्रदेश से ही हम बीजेपी को केंद्र में जाने का जो रास्ता है बंद कर देंगे। इस पर क्या सोचना है, कैसे होगा? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है जी, और उत्तर प्रदेश सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करता है जी। 2014 से और 19 में जी, दोनों बार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान था जी। और इसके पहले जब कभी भी तीसरा मोर्चा बना है तो तीसरा मोर्चा बना करके उत्तर प्रदेश से ही उस समय की सरकारों का रोकने का काम उत्तर प्रदेश से हुआ है जी। और ऐसी कोई बात नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि 2004 में जी, जब नेताजी थे जी, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की 39 सांसद जीते थे चुनाव जी। और आज की तारीख में 50 के लगभग सीटों पर काम हो रहा है जहां हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकते हैं। यानी जितनी बातें कही जा रही हैं उस पर काम भी हो रहा है। निश्चित काम हो रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास अपनी योजनाएं भी हैं। योजनाओं से लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क करते रहते हैं, नेताओं को निर्देशित करते रहते हैं, संगठन के माध्यम से हमेशा माहौल बनाए रहते हैं कि इस बार किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को रोकना है और 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश में रोक दिया जाएगा तो फिर केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बन पाएगी। यानी 50 सीटें अगर अखिलेश यादव की पार्टी जीत जाती है तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं जा पाएगी। हमने आपसे कहा कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह का जनता में आक्रोश है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, 69,000 भर्ती में जिस तरह का घोटाला हुआ है, नौजवान परेशान है, शिक्षा मित्र परेशान है, ओपीएस के मुद्दे पर राज कर्मचारी परेशान है, कानून व्यवस्था फेल चल रही है, बेकारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी जिस पर फेल ना चल रही हो। तो पूरा का पूरा जनमानस तैयार है, अगुवाई करने की ज़रूरत है और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोक देंगे। एक मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूं, थोड़ा राजनीति से वो अलग हटके सवाल है। आपने कहा कि अखिलेश यादव जिससे भी मिल रहे हैं उसे अपनी योजनाएं बता रहे हो, तमाम चीज़ें कही। अखिलेश जी का मिलना एक व्यक्ति से हुआ और जिसका खामियाजा वो भुगत रहा है और उस चीज़ का एहसास अखिलेश जी को भी है। आजकल उत्तर प्रदेश में एक सारस की बड़ी चर्चा है, अमेठी के आरिफ के सारस की चर्चा।
अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे 12 से 17 के बीच, उन्होंने सारस के संरक्षण को लेकर तमाम योजनाएं चलाई, और जब उन्होंने देखा कि एक इंसान से सारस की इतनी दोस्ती है, इतनी मोहब्बत है, तो वो मिलने चले गए। आज उस सारस को अखिलेश यादव की वजह से दूर कर दिया गया, ये वो खुद मान रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैं मिलने चला गया तो किसी के सारस को दूर कर दिया गया। इस पे क्या पहले तो हम आपसे ये बता दें जी कि बचपन से दादी और नानी से हम भी सुनते आए हैं कहानियाँ, और आप भी सुनते आए हैं जी। पशु पक्षी और मानव के बीच की दोस्ती हमारी पुरानी परंपरा रही है। जहाँ तक आरिफ और सारस का सवाल है, एक मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण था कि अगर व्यक्ति के अंदर दयालुता है, सेवा करने का भाव है, पशु पक्षी से प्रेम है जी, तो पक्षी भी अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं, पक्षी भी अपने सेवा करने वालों से दोस्ती करते हैं, उसका उतना ही सम्मान करते हैं। तो सारस और आरिफ की दोस्ती मानव और पक्षी के बीच की बेमिसाल दोस्ती थी, और उससे सबको शिक्षा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए कि इस तरह का भाव पशु पक्षी के प्रति हमको रखना चाहिए। और हमारे देश में तो कहा ही जाता है कि जीवों पर दया करो, तो इसका एक उदाहरण। अब इसी सारस के बहाने अखिलेश यादव योगी जी पे हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अब इसी से समझा जा सकता है कि ये दूसरी पार्टियों या धर्मों के लोगों से कितनी नफरत करते हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही है, अखिलेश जी इस तरह से भी हमला कर रहे हैं। जोगी जी को प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती है। नफरत फैलाने वाले जो लोगों को एक होना नहीं देखना चाहते, वो पक्षी को कहां से एक और अब आदमी को। मैंने देखा बहुत सारे वीडियो में योगी जी गाय को या बछड़े को कुछ खिलाते पिलाते रहते हैं, एक बंदर है उसको भी खिलाते पिलाते रहते हैं, तो जीव से तो प्रेम है उनका। आखिर ये सारस और आरिफ और अखिलेश यादव का क्या मामला हो गया कि दूरी बनने का मामला हो गया? जहां तक गाय का सवाल है, वह गाय की सेवा नहीं करते हैं, गाय माता को वोट मांगने की मशीन समझते हैं, और उनके माध्यम से भी जनता में नफरत पैदा करने का काम करते हैं। जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और सारस के आरिफ का सवाल है जी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही दिया कि कानपुर में हम गए थे समाजवादी पार्टी के विधायक से मिलने, तो उसकी आपने जेल बदल दिया। हम आरिफ से मिले तो आपने आरिफ के सारस को जबरदस्ती वन विभाग पहुंचा दिया, वहाँ से भी वो गायब हो गए, उनकी दोस्ती तोड़ दिया। उसका गायब होना भी बहुत बड़ा संदेश दे जाता है कि सरकार अगर चाहेगी तो प्रेम करने वालों को दूर नहीं कर सकती है। लेकिन अखिलेश जी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं उस सारस की। अभी उसकी जो लोकेशन बताई है, उन्होंने ही बताई कि इस जगह पे किसी गांव में है, और उन्होंने धन्यवाद किया ट्विटर पे उस गांव के लोगों का कि तुमने जो प्रेम और आपसी सौहार्द की जो मिसाल है उसको बचाए रखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में ये पूरा देश जानता है कि कितना मानवतावादी दृष्टिकोण के वो व्यक्ति हैं। पशु पक्षी से या आदमियों से या बच्चों से, महिलाओं से कितना प्रेम भाव रखते हैं, ये सब लोग जानते हैं जी। और समाज तभी बनेगा जब पशु पक्षी भी रहेंगे, आदमी भी रहेंगे, गाय भी रहेगी, लोग भी रहेंगे, तो समाज बनेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रेम चिड़ियाघर बनाने में, लायन सफारी बनाने में, और मिल्क डेयरी बनाने में, तो इन सब सारी चीज़ों से अखिलेश जी का ऐसा व्यक्तित्व बनता है जिसके करीब कोई दूसरा नेता पहुंच भी नहीं पाता। जहां तक सरकार का सवाल है, जोगी जी को पसंद नहीं है लोगों को एक साथ रहना, तो उन्होंने सारस को बंदी बना लिया। लेकिन सारस भी कमाल का है, आरिफ से कितनी उसको मोहब्बत है कि उड़ के लगातार आरिफ के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो मोहब्बत करने वालों को कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे जोगी जी हो चाहे कोई दूसरा हो। हाँ, अखिलेश यादव जी ऐसे मानवतावादी दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं, सबसे प्रेम करते हैं, तो उनको सारस की भी चिंता है और उनको आरिफ की भी चिंता है। पब्लिक डोमेन में एक बात की और चर्चा है, हालांकि बहुत कम शब्दों में इस पर आपका रिएक्शन मैं जानना चाहूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव सीएम होते मौजूदा समय में, तो फिर आरिफ को उसके सारस से दुनिया की कोई ताकत नहीं दूर कर सकती थी। इस पर क्या कहना आपका? अगर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते तो आरिफ को सम्मानित करते, उसकी दयालुता के लिए, पक्षियों के प्रति प्रेम के लिए, प्राकृतिक प्रेम के लिए वो आरिफ को सम्मानित करते, ताकि दूसरे लोग भी पशु पक्षियों की सेवा करें, घायलों की सेवा करें, करुणा का भाव रखें, दया का भाव रखें, जीवों पर दया करें।
चलिए लौटते हैं राजनीतिक मुद्दे पे। बीच में आजकल मामला चल रहा है इसलिए मैंने सारस का जिक्र छेड़ दिया। सारस की आजकल बड़ी चर्चा है। 24 में चुनाव है। अभी हालिया उपचुनाव में ऐसा क्या रहा कि समाजवादी पार्टी के जैसे 10 के 10 विधायक यहाँ से दिए, मतलब जनता ने प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी के विधायकों को जिताया। फिर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश के लोकसभा सीट जो सदर वाली है उसको खाली करते ही बीजेपी के जो उम्मीदवार थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, उन्होंने जीत हासिल कर ली। कमी क्या रही और उस कमी पे किस तरह का आप लोगों ने काम किया है कि दोबारा वो गलती अगर पार्टी के तौर पे मैं आपसे पूछूं तो आप लोग नहीं दोहराएंगे? जहाँ तक उपचुनाव की बात आपने पूछा है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि हम लोगों की कुछ कमजोरियाँ थी जिसके नाते हम वो चुनाव हार गए जी। वरना आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को किसी को हारना नहीं चाहिए। लेकिन उसके साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल करके कोई ऐसा हथकंडा नहीं था। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड जारी किया गया और पुलिस के माध्यम से उनको धमकाया गया कि आप अगर बूथ पर आओगे तो आपको पकड़ के जेल भेज दिया जाएगा। और वोटर लिस्ट में भी समाजवादी समर्थकों के नाम प्रशासनिक तौर पर काट कर बाहर किए गए। लोग जब बूथों पर पहुंचे तो पता चला कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम गायब है। तो इन सब तरकीबों से भारतीय जनता पार्टी हमसे चुनाव में आगे निकल गई। हम इसको स्वीकार करते हैं। तो 24 में लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी कोई ऐसी गलती नहीं करने जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिले। और जो सबसे बड़ी बात थी जी, निरहुआ ने इतने बड़े बड़े सपने दिखाए थे। वह अपने बड़े नेताओं के नक्शे कदम पर चलने वाला व्यक्ति, तमाम तस्वीरें वायरल और जुमले वह भी फेंकता है। ऐसा लगता था कि आजमगढ़ में विकास की गंगा बह जाएगी और आजमगढ़ के सारा कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन एक साल के अंदर ऐसा कुछ देखने को जनता को नहीं मिला, बल्कि हर मौके पर निरहुआ ने आजमगढ़ के लोगों का सम्मान गिराने का काम किया है। कभी मनगढ़ कह करके, कभी दूसरा कुछ कह करके। तो अब आजमगढ़ के लोग निरहुआ को जान गए हैं, नज़दीक से पहचान गए हैं। अब निरहुआ के लिए कोई अवसर आजमगढ़ जनपद के अंदर मिलने वाला नहीं है। तमाम तस्वीरें सांसद जी की वायरल हुई। तमाम अलग अलग विभागों के मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की जो केंद्र सरकार में है, और आजमगढ़ के लिए विशेष उन्होंने कहा कि प्रावधान के लिए हमने मांग किया है कि आजमगढ़ को विशेष तौर पर तरजीह दी जाए ताकि यहाँ पे विकास कार्य जो ठप पड़े हैं वो आगे बढ़ सकें। तो इस तरह की उन्होंने बातें कही। आप कह रहे हैं कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। बजट सत्र को आपने देखा होगा जी, जब बजट में पैसा दिया ही नहीं तो काम कहाँ से होगा। हमारा विपणन केंद्र बनकर के मुबारकपुर में तैयार है और बुनाई के लिए या बुनकरों के लिए कोई योजना नहीं, ना कोई पैसा दिया। हमारा मुबारकपुर का रोडवेज बनकर के तैयार है, कोई नई बस आजमगढ़ को दिया नहीं। इसी तरीके से हमारी चीनी मिल लगातार घाटे में चल रही है। किसानों का गन्ना का भुगतान बकाया है, उसके लिए कोई बजट में पैसा दिया नहीं। कोई नया काम करने के लिए पैसा दिया नहीं। कई पुलों की आवश्यकता है, उन पुलों के निर्माण के लिए कोई पैसा दिया नहीं। किसी बड़ी सड़क बनाने के लिए कोई पैसा दिया नहीं। तो जब बजट में पैसा नहीं मिला तो निरहुआ विकास कहाँ से करेगा। तो निरहुआ आजमगढ़ के लोगों को जज्बात से खेलने का काम करता है। लेकिन आजमगढ़ के लोग बहुत समझदार हैं और समाजवादी जनपद है। अब निरहुआ को लोग जान गए हैं, उसके जाल में फंसने वाले नहीं हैं। यानी 24 में बीजेपी का यहाँ से कोई खाता वगैरह खुलने की कोई उम्मीद आपको नहीं लग रही है? आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी को कोई अवसर मिलने वाला नहीं है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक राजनीति किया है, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करना, छोटे बड़े के नाम पर नफरत पैदा करना। वोट लेते हैं दूसरे लोगों का, काम करते हैं दूसरे लोगों का। जनता नज़दीक से इनको पहचान गई है और भारतीय जनता पार्टी को कोई दूसरा अवसर यहाँ से मिलने वाला नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा मित्र परेशान है, रोजगार सेवक परेशान है, आंगनबाड़ी परेशान है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बेईमानी हुई है, हमारे राज्य कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के लड़ रहे हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था और कोई काम नहीं किया। तो अब भारतीय जनता पार्टी को लोग जान गए हैं, अब कहीं से उसको मौका मिलने वाला नहीं है। जनता भी जानती है कि देश का भला उसी में है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में न बने।
आप लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोग, हमारी पार्टी जो है भाजपा को सत्ता में इस बार काबिज नहीं होने देगी, यूपी से ही रोक दिया जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से एक बात कही थी पसमानदा समाज को लेकर के। पसमानदा समाज के लोगों को जोड़ने के लिए और उनकी बेहतरी के लिए आप जिस क्षेत्र के विधायक हैं, पसमानदा बहुल इलाका है वो, और वहाँ पे योगी जी के एक मिनिस्टर हैं दानिश आज़ाद अंसारी, उनकी बड़ी आमद है, वो बार बार आते हैं। क्या नहीं लगता आपको कि एक तरफ जो आप लोगों की नई स्ट्रेटजी है ओबीसी और दलित को लेकर के आगे बढ़ने की, दूसरी तरफ से जो आपका एक फिक्स वोट बैंक है वो दरक रहा है, वो खिसक रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है, समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है? अब जब इम्तहान होगा तभी तो पता चलेगा। पसमादा कह करके वह पसमादा के लोगों को फंसाना चाहते हैं, पसमादा उनके जाल में आने वाला नहीं है। इसलिए कि दानिश अंसारी साहब चाहे जितना दौरा कर लें, आज हैंडलूम की और पावरलूम की स्थिति क्या है। जीएसटी लगा करके सारा कारोबार चौपट कर दिया। बुनकरों के सामने फांका कसी का मंजर है और लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। बच्चों के लिए फीस का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, दवा का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, राशन पानी का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं। तो लगातार बुनकरों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया है और सिर्फ इन्हीं का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। तो दानिश अंसारी साहब के कहने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पसमादा समाज का कोई भला होने वाला नहीं है। वो तो अक्सर दावा कर रहे हैं। अभी हाल ही में मऊ में आए थे वो, और वहाँ पे भी उन्होंने एक बड़ा आयोजन में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि हम फ्लैट रेट पे बिजली हमारी सरकार जल्दी उपलब्ध कराने वाली है। तमाम घोषणाएं भी उन्होंने की हैं बुनकर समाज को देखते हुए। अच्छा किया आपने याद दिलवा दिया। ये हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की तजवीज़ थी कि अगर किसानों को हम नलकूप पर फिक्स रेट पर बिजली देते हैं तो बुनकर किसानी के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला कोई अगर व्यवसाय है तो बुनकर का व्यवसाय है, पावरलूम का, हैंडलूम का। तो नेताजी ने कहा कि 72 रुपये प्रति पावरलूम के हिसाब से फ्लैट रेट पर इनको बिजली मुहैया कराई जाएगी, दी जाएगी। लेकिन इस सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया और अब तक न तो बजट में कोई पैसा दिया और न ही तो सदन में ऊर्जा मंत्री महोदय ने फ्लैट रेट को पुनः बहाल करने का कोई आश्वासन दिया। तो किस आधार पर मान जाए, हम ऊर्जा मंत्री की बातों को माने या दानिश अंसारी साहब की बातों को माने? हमारी तो मांग ही है कि फ्लैट रेट पर बिजली का बिल का जो इंतजाम होता था उसको बहाल करें। तो कहीं से भी बुनकर समाज का या पसमादा का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भला होने वाला नहीं है। दानिश अंसारी साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं और इसीलिए बनाए गए हैं कि अपने समाज के लोगों को भरमाते रहें। तो भरमाने का प्रयास करते हैं लेकिन उनके भरम में कोई पड़ने वाला नहीं। मतलब बीजेपी पे आप लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि मुसलमानों का ध्यान नहीं रखती और जब रख के मंत्री बना दिया तब भी तकलीफ है कि भरमाने के लिए बनाए। हमें क्या तकलीफ है? हम तो खाली ये करें कि जिस काम के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया वो काम वो करेंगे। भरमाने के लिए तो भरमाने के लिए काम कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी वालों ने कब से मुसलमानों को इनके बारे में कब से सोचना शुरू कर दिया? हर एंगल पे वो निकाल लेते हैं हिंदू मुसलमान, इसके अलावा दूसरा इनके पास कोई काम भी है क्या? तो दानिश अंसारी साहब कुछ भी कर लें, उनको इसी काम के लगाया गया है, बनाया गया है। अच्छा वो अपना काम करते रहें, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। संगठन के तौर पे देखा जाए तो बीजेपी इस वक्त देश की सबसे मजबूत पार्टी है। हर गांव में बूथ लेवल तक उसके कार्यकर्ता हैं जो घर घर जा कर के जब भी बात आती है तो बीजेपी के नेता कहते हैं हमारे कार्यकर्ता एक एक घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, उसके विकास कार्यों को। उस आधार पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी मुझे लगता है जब चुनाव आता है तब उसके फ्रंटल जागते हैं, उसके संगठन के लोग जागते हैं। ऐसे में बीजेपी का मुकाबला किस तरह से आप लोग कर पाएंगे और खास करके सपा के गढ़ आजमगढ़ को लेकर के आप जो 10 विधायक हैं उनकी क्या रणनीति है? किस तरह से यहाँ से आश्वस्त करेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि इधर का हम संभाल ले रहे, बाकी आप संभाल लीजिए? जहाँ तक संगठन का सवाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे व्यापक पैमाने पर समाजवादी पार्टी का संगठन है और सबसे मजबूत संगठन है। और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो सबसे ईमानदार और परिश्रमी हैं। समाजवादियों में लड़ने की क्षमता भी है
और आजम दिखाई तो नहीं देते, रोड पर नहीं दिखाई देते, जब चुनाव आता है तभी पता चलता है। आजमगढ़ में कम से कम जी समाजवादियों का कोई मुकाबला नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की चर्चा जहाँ से होती है, भारतीय जनता पार्टी वाले जनता के बीच में नहीं रहते, न जाते हैं। उनकी चर्चाएं चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की चर्चा होती है, संगठन के माध्यम से नहीं होती है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है और अपने संगठन के बल पर हम भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ में आगे नहीं बढ़ने देंगे, निश्चित रहिए आप। और हमारे 10 विधायक लगातार जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशों का 100% पालन करते हैं और संगठन का रातों दिन काम करते हैं। एक छोटा सा सवाल, अगर मैंने वो नहीं पूछा तो जो ये वीडियो के जो आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं वो कहेंगे कि आपने नेताजी को ऐसे ही छोड़ दिया, हमारी बात तो आपने पूछी ही नहीं। जब आप विधायक नहीं थे तो तमाम चीज़ें आप कहते थे। समाजवादी पार्टी के सरकार में मुबारकपुर का बस अड्डा बना, विपणन केंद्र बना और बुनकरों के लिए तमाम योजनाएँ भी चलाई गई, जिसका आप लोग अक्सर जिक्र करते रहते हैं। तो इस 1 साल के दरमियान क्या आपने कभी कोशिश नहीं किया कि जो बस अड्डा है वो चलने लगे, जो विपणन केंद्र है सुव्यवस्थित तरीके से वो चलने लगे, व्यापारियों को सहूलत मिलने लगे जिससे उनका व्यापार बढ़ सके? आपने क्या क्या प्रयास किया है? क्षेत्र की सड़कें काफ़ी दयनीय हैं, खराब हैं, उसके लिए क्या क्या प्रयास किया है? मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र के बारे में रातों दिन लगा रहता हूँ। विधानसभा में मुझे जो भी अवसर मिला जी, मैंने हमेशा किसानों और बुनकरों की समस्याओं को उठाने का काम किया और लड़ने का काम किया। जहाँ तक विकास का सवाल है, मेरे पास जो साधन संसाधन है वह आपको दिखाई देगा कि मैंने कौन सा काम किया है। खराब सड़कों के लिए सरकार ने कोई बजट नहीं दिया, लेकिन मैंने लगातार प्रश्न के माध्यम से अपने क्षेत्र के नहीं, आप प्रस्ताव तो दे सकते हैं ना सरकार को अपने क्षेत्र की। मैंने लगातार मिल करके, चाहे ऊर्जा मंत्री महोदय हों, चाहे हमारे PWD के मिनिस्टर हों, चाहे हमारे कपड़ा उद्योग मंत्री हों, सबसे मिल करके हमने अपनी समस्याओं को बताया भी है, लिख करके भी दिया है और संपर्क भी किया है। कहीं से भी कोई कमजोरी मैं रखने वाला नहीं हूँ। मुझे जन समस्याओं को लेकर के विधानसभा में लड़ता रहता हूँ, उसमें कोई कमजोरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आने वाले दिनों में इसका आपको नतीजा भी देखने को मिलेगा। रोडवेज कब शुरू करा रहे हैं? विपणन केंद्र कब सही तरीके से क्रियान्वयन होगा, उसका कब से चलेगा? देखिए, इसका क्या आश्वासन दे रहे हैं आप? देखिए, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। आजमगढ़ के प्रति उसका उपेक्षा का भाव रहता है, पूरे प्रदेश के अंदर जनता के प्रति उपेक्षा का भाव रहता है। इनको विकास कार्यों में रुचि नहीं है, इनको अपने एजेंडे पर काम करने वाले लोग हैं। तो मैं ये विश्वास तो नहीं दिला सकता कि हमारा रोडवेज कब शुरू होगा, इसलिए कि परिवहन मंत्री ने कोई बस तो आजमगढ़ को दिया नहीं। तो देने का काम तो सरकार को करना है। हाँ, ये निश्चित है कि मौके मौके हर जगह मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को लड़ता रहूँगा, उठाता रहूँगा। जब भी कभी भी विधानसभा में मौका मिलेगा, रोडवेज के लिए, विपणन केंद्र के लिए, विद्युत आपूर्ति के लिए, किसानों के बकाया के लिए, इन सब चीज़ों पर मैं सवाल सरकार से करता। कभी क्षेत्रीय सांसद से नहीं मन में आया कि मिल करके चलिए दिनेश जी, आपने तो बड़ा वादा किया आजमगढ़ को, ये वो हमें एक हमारा बनाया हुआ बस अड्डा उसी को चालू करवा दीजिए, विपणन केंद्र उसी को चालू करवा दीजिए। आप तो भाजपा के सांसद, आप आसानी से करवा सकते हैं। सांसद महोदय के पास समय नहीं है। वो आजमगढ़ में भी रहते हैं तो फिल्म बनाते हैं, बम्बई में रहते हैं तो फिल्म बनाते हैं, दूसरे जनपदों में जाते हो तो फिल्म बनाते हैं। तो आजमगढ़ के बारे में उनसे मौका कब मिलेगा बात करने का, इसलिए उनसे हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आने वाले दिनों में सांसद महोदय से भी मिलकर के अपनी बातें उनसे कहूँगा कि क्षेत्र के लोगों का भला हो सके। दो पार्टियों के नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ आपके कि उनको अवसर मिला है, उन्हें काम करके दिखाना चाहिए। आजमगढ़ का विकास होना चाहिए, कोई विकास करे। चलिए, तो देखा आपने, हमने बातचीत किया समाजवादी पार्टी के मुबारकपुर विधानसभा के विधायक अखिलेश यादव जी से, जिन्होंने हमारे हर एक सवाल का बखूबी जवाब दिया। 24 को लेकर के जो इनकी पार्टी की रणनीति है, जो इन्होंने जो 10 विधायक हैं यहाँ के, जिस तरह से, हालांकि एक विधायक इनके जेल में है रमाकांत यादव, तो जिस तरह से 9 विधायक रणनीति बनाएंगे पार्टी का, जो भी दिशा निर्देश होगा उसके आधार पर ये कह रहे हैं कि इस बार जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 50 हम मान के चल रहे हैं कि 50 सांसद अगर हम जिता ले गए उत्तर प्रदेश से, तो देश में
नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से रोक देंगे। आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। आगे भी हम आप जैसे नेताओं से बातचीत करते रहेंगे और जो मौजूदा राजनीति की जो सूरत हाल है, जो दशा वो दिशा है, उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे और ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि 2024 में किसकी सरकार। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर।